नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में हिंसा के मामले में योगी सरकार सख्त एक्शन में। आरोपी जावेद पंप के घर पर चला ताबड़तोड़ बुलडोजर। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में बंगाल में मचा बवाल। हावड़ा में हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अलकायदा का हाथ। योगी सरकार के एक्शन से खौफ में कानपुर का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। पूछताछ में असली मास्टरमाइंड का किया खुलासा। सफेद पोश लोगों के नाम भी हुए बेपत्ता। ईडी की कार्रवाई पर बौखलाई कांग्रेस। मार्च निकालकर करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता होंगे शामिल। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद अघाड़ी सरकार में फूट हुई गहरी। शरद पवार ने फडणवीस की तारीफ। आज की सबसे पहली खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई है। हिंसा करने वालों पर योगी सरकार सख्त एक्शन में आ गई है। जुमे की नमाज के बाद हंगामा करने वालों के घर पर अब योगी जी का बुलडोजर दौड़ने लग गया है। प्रयागराज में हिंसा के मामले में योगी सरकार ने मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है और जावेद पंप के आलीशान बंगले को कुछ ही देर में ध्वस्त कर दिया। इससे पहले जावेद अहमद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया था और आज सुबह 11 बजे बुलडोजर कार्रवाई की सूचना दी गई थी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद योगी सरकार ने दंगाइयों को साफ संदेश दिया है कि यूपी में हिंसा मामलों पर योगी सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि यूपी में जहां जहां हिंसा हुई हर दंगाई के घर पर अब बुलडोजर चलेगा? देखिए, इन दंगाइयों को लगा था कि सप्ताह में सिर्फ जुमा ही एक दिन होता है। इनको समझ में नहीं आया कि जुमे के बाद शनिवार भी होता है, बजरंगबली का दिन है, रविवार भी होता है। 2 दिन में हाय तौबा मच रहा है। ये जो पंप है, ये जावेद पंप, उसके घर पे ये जो बुलडोजर का पंप काम कर रहा है, वो कोई इलीगल काम नहीं है, जैसा कि ये दिल्ली में बैठे हुए दलाल पत्रकारों का जत्था बता रहा है। हाय तौबा, जेएनयू के एक लड़की के घर के ऊपर बवाल कट रहा है, जेएनयू की बिटिया के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, विरोध करने का ये नतीजा है, ये अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हो रहा। 10 मई मतलब 1 महीने पहले ही इस पंप साहब के घर उनको नोटिस दिया गया था कि आपने बिना नक्शा पास कराए हुए इतना आलीशान मकान बना लिया। आपको क्या लगता है कि इस देश में कोई कानून नहीं है? ये अखिलेश यादव की सरकार चल रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो मन चाहे वो कर दें और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो 1 महीना पहले जो कार्रवाई शुरुआत हुई थी, आज उसका फाइनल हुआ। लेकिन इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जेएनयू की एक स्टूडेंट लीडर के घर को तोड़ दिया। क्यों? एक तो जेएनयू, दूसरी लड़की, तीसरी मुसलमान, सीए में एक्टिव थी। ये शर्जिल इमाम या शर्जिल कोई इस्लाम उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड बताई जाती है। और इसके जहरीले बयान, ये बुलडोजर तो पहले ही चलना चाहिए था। अगर जेएनयू की उस लड़की का घर है तो उस घर के ऊपर पहले ही बुलडोजर चलना चाहिए था, क्योंकि ये लड़की खुलेआम इस बात को कहती थी कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा दिया कि उनकी जुडिशियल किलिंग हुई है, हत्या की गई है। इस तरह की चीजें, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बड़ी एक्टिव सदस्य, जेएनयू की ये छात्रा, तो बेटी टुकड़े टुकड़े गैंग में और बाप जिहादी, और मकान आपने बना लिया इलीगल। तो योगी जी तो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि तुरंत नोटिस चस्पा करो, संभलने का मौका मत दो और बुलडोजर चला दो। और ये बुलडोजर चला और बहुत ही सही चला। एक एक दंगाइयों को ये खबर जानी चाहिए कि अगले जुमे को अगर बाहर निकले और पत्थर चलाने की कोशिश की, बवाल काटने की कोशिश की,
तो अगला नंबर उसके भी घर का हो सकता है। ये इनके समझ में आनी चाहिए। जी बिल्कुल। कानपुर में हुई हिंसा की आग अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पहुंच रही है। मामला बंगाल में हावड़ा का है, जहां पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर पिछले 4 दिन से बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर आकर आगजनी कर रहे हैं। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले में अलकायदा का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की साजिश से संबंधित लीफलेट भी मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, देश भर में हिंसा का माहौल बनता जा रहा है। क्या पीएफआई और अलकायदा जैसे संगठन बैन नहीं होने चाहिए? देखिए, जहां तक बंगाल की घटना है तो ममता बनर्जी के लिए कहावत फिट बैठता है, आ बैल मुझे मार। नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया नहीं दिया वो अलग बात है। आपने उसको कंडेम कर दिया पॉलिटिकली, आप उसको भेजने की कोशिश की जी। तो जुमा वहां भी आ गया। तो पहले दिन पथराव आम जगहों पे, दूसरे दिन पब्लिक प्रॉपर्टी। पहले दिन इन लोगों ने सिर्फ टायर जलाया था, दूसरे दिन इन लोगों ने रेलवे स्टेशन तो बस स्टैंड, लोगों के घरों को जलाना शुरू कर दिया। और आज जो खबर आई है तो मालूम चल रहा है कि पुलिस वाले की ही पिटाई हो रही है वहाँ जी। और वीडियो बना बना करके भेजा जा रहा है कि ममता बनर्जी तुम तो हमारी भीख के ऊपर मुख्यमंत्री बनी हो, ज़्यादा होशियारी मत करो जी। नबी के शान में गुस्ताखी हुई है तो हम जो मन आएगा वो करेंगे। इस देश में हमारे लिए कोई कानून काम नहीं करता। जी। ममता बनर्जी अब न घर की रही है ना घाट की रही है। एक्शन लेगी तो मुसलमान नाराज, वोट बैंक नाराज। एक्शन नहीं लेगी तो उनके उत्पात को बंगाल की जनता झेलेगी, जो झेल रही है। जी। अब वहां की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी जी। कि इसके पीछे अलकायदा है। अब ये अलकायदा कैसे पहुंचा? क्योंकि अलकायदा ये हिंदुस्तान में सारे लोग जो ये चुप 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 करते हैं कि भाई छोड़ दो, इसके बारे में डिस्कस मत करो कुछ। भाई गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला किस संगठन से जुड़ा हुआ है? उसने तो खुद कबूला है जी। वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से वो सब कुछ कर रहा था। तो इस तरह के स्लीपर सेल्स हर जगह हैं। जी। और बंगाल में तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती उन इलाकों में चले जाए जहां ये लोग एक्टिव हैं। पुलिस को डर लगता है, दे कांट जस्ट गो इन एंड रेड। तो अब बंगाल में नई तरह की हिंसा शुरू हुई है। जी। क्या ये लोग चाहते हैं? ये लोग जैसे कश्मीर में ये जिहादी सब जो है ये कमफ्लाज करते हैं। क्या चाहिए? आज़ादी। आज़ादी वो आज़ादी नहीं चाहिए, शरीयत चाहिए इनको। ये शरिया कानून चाहते हैं। ये मसला आ गया है। क्या चाहते हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर दो, जी। फांसी पे लटका दो। एक MIM का एक लीडर औरंगाबाद में कह रहा है कि इसी चौराहे पे फांसी, मैंने फांसी दे दिया, वो तो जस्टिस, वो तो आपने फैसला कर ही लिया, कहाँ देंगे वो भी ये MP महोदय बोल रहे हैं। जेल क्यों नहीं गया इन लोग? इसको जेल में अभी तक क्यों नहीं डाला गया? तो हिंदुस्तान में तो लुंज पुंज तरीके से प्रशासन चलती है, तो चल रहा है। जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति कर रहे हैं, जिसको जहां जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। अब ये लोग, ये जो मौत की मांग हो रही है नुपुर शर्मा की, जी। मैं बार बार कह रहा हूं, नुपुर शर्मा का भी हश बस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जिस हिसाब से सरकार लुंज पुंज तरीके से इस मसले को डील कर रही है, कमलेश तिवारी वाला हाल होगा। यू मार्क माई वर्ड। जी डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि ये लोग मौत और फांसी की सजा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये शरीयत का कानून है कि आप मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करोगे, उसका एक ही पनिशमेंट है। तो वो पनिशमेंट मांग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की तमाम संस्थाएं वो चुप बैठी हुई हैं। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये शरीयत के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। वही कानून को अप्लाई करने की मांग हो रही है।
बड़ी शर्मनाक बात है ये। ममता बनर्जी को जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उन्हें खुला छोड़कर हिंसा भड़काने की छूट दे रही हैं, तो वहीं योगी सरकार यूपी में दंगाइयों पर सख्त हो गई है। बुलडोजर से इन दंगाइयों का इलाज किया जा रहा है। यूपी में अब तक 306 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं और 13 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसी बीच यूपी का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी योगी सरकार से खौफ में है, इसीलिए पूछताछ में कई राज उगल रहा है। उसे 72 घंटे की रिमांड पर लिया गया है, जिसमें उसका कहना है कि बवाल का मास्टरमाइंड कोई और है। साथ ही कई सफेद पोश लोगों के नाम भी उसने बेपर्दा किए हैं। डॉक्टर साहब, कौन है असली मास्टरमाइंड और सफेद पोश लोग? देखिए, जो लोग कैपिटल टीवी को देख रहे हैं, हमने दूसरे तीसरे दिन ही कह दिया था कि जो हमें जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली थी कि ये अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा। इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो चैट्स हैं उसमें कई बड़े नामचीन लोग हैं। इनकी CDR निकाली गई। वो लगातार बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों के साथ रास्ता में था, फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। ये शख्स, ये जो जफ़र हयात हाशमी है, 2019 में इसने वहाँ पे एक रैली बुलाई थी। पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में ही प्रचार प्रसार करके अंदर खाने चुपके उसने 6 लाख लोगों की एक रैली बुला ली थी और पुलिस को पता नहीं चला था। फिर पिछले साल इसने फिर ऐसा ही काम किया था। तो ही इज ए नोन हिस्ट्री सीटर। जेल में पहले भी इसे बंद किया गया। कानून तोड़ना। अब जो नया रिफॉर्म हुआ है पिछले से 1 साल के अंदर, ही हैज कम इनटू कांटेक्ट विद मेनी, जिसको कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ उसके जो है उसका रास्ता हुआ है और सब उसके फ़ोन डिटेल से निकला है। अब जब पूछताछ हो रही है तो उसने अपने आप को इनोसेंट बताने के लिए इसने ये कहा कि हमने तो विड्रॉ कर लिया। हालांकि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो तो रोज़ वैसे ही अंधी ने वो 8, 5, 10 फेसबुक पोस्ट डालता था। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर प्रेस वालों को रिलीज दिया करता था। खुद जाकर के प्रेस रिलीज अखबार वालों के दफ्तर और रिपोर्टर्स को भेजता था। अब ये कह रहा है कि नहीं, हमारी जो बातचीत हुई 30 तारीख को, उस दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम बंद को जो है विड्रॉ कर रहे हैं और हमने फेसबुक में ये भी कर दिया था। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट से मालूम चल रहा है कि वो लगातार इस चीज़ को कि कैसे 3 तारीख को बंद को सफल बनाना है, वो उसकी कैंपेनिंग में जुटा हुआ था। अब जब वो पकड़ा गया है तो वो ये कह रहा है टेक्निकल ग्राउंड पे कि हमने तो विड्रॉ कर लिया था, लेकिन कुछ और लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इसको बंद नहीं कराना चाह रहे थे। पुलिस के पास वो नाम आ चुके हैं। अब क्योंकि ये एक आरोपी है, आरोपी की बात को लेकर के किसी सफ़ेद पोश किसी बड़े आदमी को बदनाम नहीं किया जा सकता। तो ये मसला इन्वेस्टिगेशन का है। अब उनके CDR, उनके मूवमेंट, उनकी जानकारी, उनका लोकेशन ये तय होगा, तब ये जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक और शख्स जो समाजवादी पार्टी का लीडर था, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। मतलब ये कि कहीं न कहीं इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी जरूर सामने आने वाला है। जी बिल्कुल। एक तरफ योगी सरकार का खौफ दंगाइयों को परेशान कर रहा है तो दूसरी तरफ ईडी का खौफ कांग्रेस को परेशान कर रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को ईडी ने समन क्या भेजा, उसके विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को लेकर अफवाहें फैलाने की बात कह रही है। ईडी को गांधी परिवार को नया समन जारी कर राहुल गांधी को 13 जून को और सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद कांग्रेस बौखला गई और ईडी के विरोध में देश भर में हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, ये तमाशा क्यों हो रहा है? घोटाला किया है तो पूछताछ तो होगी। देखिए, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी आपने की, अरे आप ये समझिए ये केस कितना सिंपल, ये ओपन एंड शट केस है। एक अखबार नेशनल हेराल्ड, वो आज़ादी से पहले से काम कर रहा है। नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। अखबार होने की वजह से उनको बहुत सारे फायदे पहुंचाए गए, बिल्डिंग्स दिए गए लीज पे। 2000 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति है इस नेशनल हेराल्ड के पास देश भर में। किस लिए? क्योंकि वो ज़मीनें इसलिए दी गई ताकि आप अपना दफ्तर खोल सकें,
अब पैसे के लोभी लोगों ने, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने एक नई कंपनी बना डाली, यंग इंडिया। अखबार बंद हो गया, अखबार में कुछ एम्प्लॉय थे, उनको कुछ पैसे वैसे देने थे, सैलरी वगैरह, उससे वो निपट जाते। तो ये जो नेशनल हेराल्ड जो कंपनी थी, वो किसकी कंपनी? तो कांग्रेस पार्टी की कंपनी, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसकी कंपनी। ये जो कहते हैं ना भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी घर से बाहर का, ये सब इसी पैसे वैसे के चक्कर में कोई बाहर का नहीं बनने दिया जाता, क्योंकि उसके पास भी पावर चला जाएगा, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसका वो मालिक हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई राहुल गांधी ने, और कहा कि भाई नेशनल हेराल्ड को हम खरीद लेते हैं। नेशनल हेराल्ड के पास 80-90 करोड़ रुपए उगाही करने थे, ठीक। कर्ज उसमें 50 करोड़ का, 50 लाख का, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है, सब यही लोगों का है, आपस में ही सब कुछ खेल हो रहा है। तो 50 लाख रुपए आपने उसके ट्रांसफर किए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यंग इंडिया को आपने बेच दिया। आप समझ गए बात को? तो आपने यंग इंडिया कंपनी में ले लिया, अखबार बंद। अब वहां पे इन लोगों ने किराया लगाना शुरू कर दिया, मॉल बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो आप बात समझिए कि वो तो सरकारी ज़मीन है, आप पत्रकार हैं, आप अखबार हैं, इसलिए आपको दिया गया। आपने 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति खींच ली। कौन कहता है भाई पप्पू है ये? कितना कलमंद व्यक्ति है। और ये भनक लग गई सुब्रमण्यम स्वामी को, तो चले गए कोर्ट। ये मोदी सरकार के समय की बात नहीं है, 2013 की है। लूटपाट इन लोगों ने किया, इस स्कैम में पकड़े गए, तो अभी बेल के ऊपर ऑलरेडी हैं, बेल नहीं ले तो जेल चले जाएं। तो ईडी ने समन किया है, तो समन किया है तो इसको भाई हम नाखून कटा करके शहीद बनेंगे कि चूंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं हमारे खिलाफ ये सिंपैथी लेने की, लेकिन इस देश में देश की जनता सबको तो माफ़ कर देती है, भ्रष्टाचारी और चोरों को माफ़ नहीं करती। ये समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है उसकी एक ही वजह है कि ये जो यूपीए सरकार के दौरान 10 साल जो सरकार इन लोगों ने चलाई और जो लूट मचाया है, उसी का फल ये लोग भुगत रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को बचाने वाला कोई नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों के बाद अघाड़ी सरकार में फूट और गहरी होती जा रही है। एक तरफ रिजल्ट के बाद बीजेपी में जश्न है और महाविकास अघाड़ी के खेमे से शिकवा शिकायतों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि शरद पवार ने भी फडणवीस के चमत्कार को नमस्कार किया है। शरद पवार का पावर नहीं चला है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जादू चल गया है और शिवसेना को ओवर कॉन्फिडेंस रखने का नतीजा मिल गया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अघाड़ी के अल्पमत में होने के बाद उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, अघाड़ी को करारा झटका लगा है, इसीलिए बौखला रही है, क्या होगा अब इस्तीफा? देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती कि एवरी विन हैज 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज अ बास्टर्ड चाइल्ड। अघाड़ी के साथ यही कुछ हो रहा है। सीट जीतना हारना जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ईगो फंसा हुआ था और जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के तथाकथित चाणक्य सेटिंगबाज 1-2 का 4, 4-2 का 1 राजनीतिक समीकरण को अच्छी तरीके से वो देश की राजनीति चलाने वाले शरद पवार, उनकी रणनीति को जो पटकनी दी है, आज एक बात कही जा सकती है सीना ठोक के कि देवेंद्र फडणवीस का जो स्टेचर है वो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ऊपर पहुंच गया है। और अक्लमंद पॉलिटिशियन नहीं होता है हारने के बाद भी अच्छे तरीके से बधाई देता हो। शरद पवार ने वही किया। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि भाई उसकी हर चाल जो है वो बेहतर उन्होंने चली और
अपने हिसाब से अपने सारे लोगों को जो है इकट्ठा करने में वो कामयाब रहे। सो दिस इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप। लेकिन ये इसलिए भी किया जा रहा है, शरद पवार के पीछे भी ईडी लगी हुई है, उनके पूरे परिवार की संपत्ति जो है लगी हुई है, और इसलिए ये घूम फिर करके संजय राउत ये कह रहे हैं कि 48 घंटे मुझे दे दो ईडी, तो देवेंद्र फडणवीस जो है शिवसेना को वोट करेगा। ये इस तरह की स्थिति, तो ये शिवसेना इज अ बैड लूजर। हारने के बाद इनके मुंह से विष निकलता है। ये अच्छे राजनीतिज्ञ की, अच्छे राजनीति में जिसको कह सकते हैं माहिर लोगों की कला ये नहीं कहलाती है। जी डॉक्टर साहब। और ये महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में टूट फूट की एक फॉर्मल शुरुआत के तौर में देखा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।